दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं और ये है झारखंड में आपदा प्रबंधन। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ये जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी हो, दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जेपीएससी में डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है, जबकि जेएसएससी में डायरेक्टली सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो एक आध क्वेश्चन आता है जेएसएससी में, बाकी जेपीएससी में इसका सिलेबस में प्री का सिलेबस जब आप उठा के देखेंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी आपदा प्रबंधन से रिलेटेड डाउट है, या फिर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी समझ में आएगा, जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा, यानी इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम लोग इसी तरह से लगभग काफ़ी वीडियोस पे बातचीत करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और पहले भी हमने कई वीडियोस पे बातचीत की हुई है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो पहले वाली वीडियोज़ हैं उनको भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये जानना ज़रूरी हो जाता है, जब भी इस तरह का हम लोग टॉपिक देखते हैं तो सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि आपदा होता क्या है। ठीक है, कि हमने पढ़ा कि भाई आपदा प्रबंधन, तो पहले तो जानना होगा इसमें कि आपदा क्या है, तब हम समझेंगे कि उस आपदा का प्रबंधन कैसे करना है। तो देखिए, आपदा क्या होती है कि ये एक आकस्मिक, आप कह सकते हैं, दुर्घटना होती है। ठीक है, तो ये इसका कोई प्री प्लान नहीं होता है कि जैसे पहले से कोई प्लानिंग के बाद अगर कोई घटना होती है तो उसको आप जल्दी मैनेज कर पाते हैं, लेकिन ये क्या है कि आकस्मिक घटनाएं हैं। ठीक है, यानी कोई भी आपदा क्या है तो एक आकस्मिक घटना है, और इस तरह की घटनाओं में प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही घटनाएं शामिल होती हैं। और इसमें होता क्या है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जान माल का हानि होता है, यानी कई लोग मारे जाते हैं और जो भी संपत्ति है उसका नुकसान होता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे व्यक्तिगत संपत्ति हो। तो इस तरह से इन्हीं सारी चीज़ों को मिला के हम लोग आपदा इसी को कहा जाता है। कहने का मतलब यही है कि कोई भी आकस्मिक घटना जिसके वजह से जान या माल की हानि हो तो वो आपदा में आ जाएगी, कोई भी आकस्मिक घटना हो। अब इसको हम लोग अगर बांट के देखें तो इसको 2 वर्ग में बांटा जाता है। ठीक है, 2 वर्ग में बांटा जाता है। 2 वर्ग में पहला क्या है, तो पहला है मानव जनित। ठीक है, जो मानवों के द्वारा, यानी मानवों के क्रियाकलापों से जो घटित होगा वो है मानव जनित आपदा। ठीक है, यानी मैनमेड हो गया। और दूसरा हो गया प्राकृतिक। ठीक है, नेचुरल। तो नेचुरल डिजास्टर और मैनमेड डिजास्टर, इस तरह से हम लोग इसको 2 हिस्सों में बांट के देखते हैं। तो जो मानव निर्मित है, ठीक है, जो मैनमेड है, और जो ये नेचुरल वाला हिस्सा है, तो आप समझ पाएंगे कि नेचुरल में क्या क्या आ जाएगा। तो नेचुरल में जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे भूकंप हो गया, ठीक है, जो प्राकृतिक तौर पे, जिसमें मानव का उतना ज़्यादा रोल नहीं होता है, इसमें प्रकृति का रोल होता है। इसके अलावा ज्वालामुखी जो घटनाएं होती हैं उनके कारण से जो आपदाएं आती हैं वो इसमें शामिल हो जाता है। ज्वालामुखी के अतिरिक्त कई बार आप देखते हैं आंधी तूफान है, सूखा है, बाढ़ है, चक्रवात है, ये सारा इसी में आ जाता है। ठीक है, भयंकर आंधी तूफान जो आता है जिसमें काफ़ी जान माल की हानि होती है, और बाढ़, सूखा तो आप जानते ही हैं। तो ये सारी क्या है, तो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा लाई जाती हैं। इसमें मानव का रोल काफ़ी नाम मात्र के बराबर होता है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं होता था, आजकल आप कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कि इस पर भी मानव का प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन फिर भी ये प्राकृतिक आपदाओं में ही इनकी गिनती आती है। उसी प्रकार से जब हम लोग मानव जनित की तरफ बढ़ेंगे तो मानव जनित में जैसे अभी आप देख रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, या फिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है, तो ये क्या है, मानव जनित आपदाओं का उदाहरण में आ जाएगा। उसी प्रकार से कोई परमाणु घटना, जैसे आप देखेंगे कि अमेरिका ने क्या किया था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो इसने जापान पर परमाणु बम से हमला कर दिया था। तो ये भी क्या है, एक मानव जनित आपदा है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी जान माल की हानि हुई। आज तक लोग वहाँ पे काफ़ी अपाहिज हैं जो लोग इसके प्रभाव में आए थे। इसके अलावा कई रासायनिक घटनाएं होती हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है उसका रिसाव हुआ था, जो हमने कई बार पढ़ा है, कई बार क्वेश्चन में भी आया है, तो वो इस तरह के मानव जनित आपदाओं में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा कि कई बार पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से प्राकृतिक आपदा है और ये कौन सा इसमें से मानव जनित आपदा है, कौन सा नेचुरल है, कौन सा मैनमेड है। तो ये चीज़ें आसान है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, आपदाओं को इस तरह से हमने बांटा कि ये चीज़ें आपदाओं में आती है। तो हम लोग देखेंगे कि झारखंड में कौन कौन से क्षेत्र है जो भूकंप से प्रभावित है,
ठीक है। इसके अलावा बाढ़ कहाँ कहाँ पर, सूखा कहाँ कहाँ पर। अब सुनामी तो आप जानते हैं कि ये समुद्र वाली घटनाएं हैं, तो इसका प्रभाव तो झारखंड पे पड़ेगा नहीं, क्योंकि झारखंड क्या है, स्थलबद्ध राज्य है। उसी प्रकार से ज्वालामुखी का भी उतना प्रभाव यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ज्वालामुखी का उतना क्या कोई भी प्रभाव यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। आंधी तूफान आता रहता है, तो आंधी तूफान के लिए कोई खास लोकेशन नहीं है, लेकिन भूकंप वाले, बाढ़ वाले और सूखे वाले में थोड़ा सा हम लोग मैप के जरिए भी इसको देखते हुए चलेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें बाढ़ के बारे में, ठीक है, सबसे पहले वही लेते हैं कि बाढ़ के बारे में। तो बाढ़ जो है झारखंड में एक कह सकते हैं आपकी बड़ी आपदा के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो बाढ़ में होता क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि झारखंड में जो 11 ज़िले हैं, 11 ज़िले बाढ़ प्रभावित हैं। तो देखिए, अगर आप बाढ़ के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान ये रखना है कि झारखंड में जो नदियाँ हैं वो किस लोकेशन में ज़्यादा हैं, क्योंकि बाढ़ जब भी लाई जाएगी तो किन के द्वारा लाई जाएगी, इन्हीं नदियों के द्वारा लाई जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बाढ़ की बात कर रहे हैं। तो बाढ़ किसके द्वारा लाई जाएगी, यानी नदी वाला जो क्षेत्र होगा, तो नदी वाले क्षेत्रों में ही बाढ़ आएगा, ठीक है। अब नदी वाला क्षेत्र जहाँ जहाँ होगा बाढ़ भी वहीं वहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पर उसी चीज़ को देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि नदियों का क्षेत्र जो झारखंड में है वो कहाँ कहाँ है, इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो जब आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि साहेबगंज में, यहाँ पे आप जानते हैं कि गंगा नदी इस तरह से बहती है, ठीक है। तो साहेबगंज क्षेत्र वाला बाढ़ से प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहीं बगल में आपको गोड्डा है, जो कि गंगा की सहायक नदियाँ, कई सहायक नदियाँ हैं जो इन्हीं लोकेशन से इस तरह से गुजरती हुई जाती हैं। तो यहाँ पर गोड्डा में भी आपको बाढ़ का प्रभाव दिखाई देगा। अब जब गोड्डा में दिखाई देगा तो पाकुड़ में भी दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से इस तरह से गंगा नदी नीचे की तरफ बहती है। तो यहाँ पर भी इसका प्रभाव, यानी यहाँ पर भी कई छोटी छोटी नदियाँ हैं जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, और जब गंगा में बाढ़ आता है तो इन सारी नदियों में भी पानी भर जाता है। तो इस कारण से यहाँ भी आपको बाढ़ दिखाई देता है। उसी प्रकार से दुमका में भी आपको बाढ़ दिखाई देगा। इसके अलावा जब आप आगे बढ़ेंगे तो देवघर के क्षेत्र में आपको बाढ़ दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी कई नदियाँ ऐसी हैं जो बाढ़ लाती हैं। उसी प्रकार से हजारीबाग में आपको बाढ़ दिखाई देता है। हजारीबाग के क्षेत्र में कई नदियाँ हैं, जहाँ पे हमने नदी वाले चैप्टर में देखा भी था इसको। तो यहाँ पर भी आपको बाढ़ दिखाई देता है। तो उसी तरह से धनबाद में जब आप आएंगे तो दामोदर नदी वगैरह यहाँ पर है, तो यहाँ से गुजरती है, तो यहाँ पर भी बाढ़ दिखाई देता है। फिर हम लोग पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में भी जब देखते हैं तो यहाँ पर भी कई नदियों का बहाव है, इस कारण से बाढ़ दिखाई देता है। तो अगर आप गिनती करेंगे तो यहाँ पे 4 ज़िले, 6 ज़िले, 7 और 2 9 ज़िले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुल 11 ज़िले हैं जो यहाँ पर बाढ़ प्रभावित हैं, जिनमें ये भी आप देखेंगे गढ़वा, पलामू और लातेहार वाला रीजन। तो यहाँ पे भी कई नदियाँ हैं, जैसे सोन नदी यहीं से गुजरती है, आप जानते हैं। तो सोन नदी के कारण इन क्षेत्रों में भी बाढ़ आता है। तो इस तरह से कुल मिला के 11 से 12 ज़िले हैं। 11 ज़िलों को प्रमुख रूप से माना जाता है। तो 11 ज़िलों में बाढ़ जो है वो भारी मात्रा में देखने को मिलता है। और बाढ़ क्यों आता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लोकेशन जानने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सोन नदी है और यहाँ पर उत्तरी कोयल नदी है, जो कि सोन की सहायक भी है। उत्तरी कोयल नदी और सोन नदी के कारण इन क्षेत्रों में बाढ़ आता है, जबकि यहाँ पे मैंने बता दिया गंगा और सहायक नदियों के कारण। और यहाँ पे आप जानते हैं चूँकि दामोदर नदी इस तरह से बहती है और दामोदर की कई सहायक नदियाँ हैं जो इधर उधर से आके इसमें मिलती है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको इसी वजह से इन सारे लोकेशंस में बाढ़ देखने को मिलता है। तो इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी है। इसके अलावा इधर भी कई नदी जैसे दक्षिणी कोयल नदी और भी कई छोटी छोटी नदियाँ हैं जो इन सारे क्षेत्रों से गुजरती है। तो इन सारी नदियों के कारण ही इन राज्यों में, इन जिलों में आपको बाढ़ देखने को मिलता है। तो बाढ़ में इतनी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आपको लोकेशन मेनली पूछा जाता है, तो लोकेशन से आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, जहाँ पे होगी नदी वहाँ पे आएगा बाढ़। अब सवाल है कि इन बाढ़ का प्रभाव क्या पड़ता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं बाढ़ का प्रभाव क्या होगा। जो भी नदियों के ऊपर पुल बना होगा वो पुल तहस नहस हो जाएगा, पुल को नुकसान होगा। वहाँ पे जो भी घर वर होंगे वो टूटेंगे, ठीक है, घरों का। और जो भी संपत्ति उस क्षेत्र में होगी, जान माल, पशु मवेशी भी कई बार बह जाते हैं। तो इस तरह से ये सारा चीज़ में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप जनरली समझ सकते हैं कि बाढ़ में क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यानी बाढ़ का आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस लोकेशन में आपको सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो बाढ़ का प्रभाव सर्वाधिक झारखंड के किस क्षेत्र में पड़ेगा। तो आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ का प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्यों दिखाई दे रहा है इसकी भी हमने बात यहाँ पर कर ली थी।
और यहाँ पर फसल का भी नुकसान होता है, ये भी कह सकते हैं। फसल की भी हमने बात कर ली कि बाढ़ आएगा तो फसल भी नुकसान होगा, तो ये हो गया। उसी प्रकार से हम लोग अब सूखा के बारे में चलें। तो सूखा जो है देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो सूखा को कई भागों में बांटा जाता है। जैसे अगर आप सूखा में बात करें तो यहाँ पे देखिए, सूखा की बात करें अगर, तो सूखा को हम लोग 3 क्षेत्रों में बांट के देखते हैं, मतलब 3 भागों में बांट के देखते हैं। एक होता है 25% से कम वर्षा, ठीक है। तो 25% से अगर कम वर्षा होती है तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सामान्य सूखा कह देते हैं, ठीक है, सामान्य सूखा। तो इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। 25% से कम है तो सामान्य सूखा। अगर इसी चीज़ को हम लोग 25 से 50 के बीच में कर दें, 25 से 50% के बीच में कम वर्षा हो रही है, तो ये क्या होता है, मध्यम सूखा कहा जाता है, इसको मीडियम रेंज का सूखा कहा जाता है। और जैसे ही ये 50% से कम होने लगता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गंभीर सूखा कह देते हैं, ठीक है, गंभीर सूखा। तो इस श्रेणी को भी याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, इस तरह से बटा हुआ है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर 75% से कम वर्षा हो गया, 75% से कम वर्षा हो गया, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर क्या है कि आपदा का ये लक्षण है, यानी वहाँ पे कहा जाता है कि आपदा आ गया, यानी वहाँ पे सूखा पड़ गया। 75% से अगर कम वर्षा हो गया तो समझ लीजिए उस क्षेत्र में आपदा आ गया। उसी प्रकार से 50% से कम वर्षा वाले क्षेत्रों को जनरली मरुस्थल में गिनती किया जाता है। जैसे अब जो राजस्थान का जो मरुस्थल वाला रीजन है, वहाँ पे जब आप देखेंगे तो वो गंभीर सूखा वाला क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पे 50% से कम मात्रा में वर्षा होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। अब सवाल है कि सूखा के अगर संदर्भ में देखें कि कितने ज़िले झारखंड के प्रभावित हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 2010 के बाद से झारखंड में सूखों की जो बारंबारता है वो लगातार बढ़ती गई है। और कहा जाता है कि 24 में से जो 12 ज़िले हैं, ठीक है, याद रखिएगा, 24 में से 12 ज़िले जो हैं यहाँ पर सूखा प्रभावित है झारखंड में। और हमने बाढ़ में 11 ज़िले देखे थे, यहाँ पर 12 ज़िले हैं जो सूखा प्रभावित हैं, ठीक है। और ये गंभीर प्रकोप से जूझ रहे हैं, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 50% के आसपास ही 50% के आसपास ही वर्षा हो रही है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि ये सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम मात्रा में वर्षा हो रही है, यानी सूखे से ये सर्वाधिक प्रभावित ज़िलों में शामिल है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। उसी प्रकार से अब सवाल है कि वो ज़िले कौन कौन से हैं जहाँ पे इसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। तो जो पठारी रीजन है वहीं पे ज़्यादा इसका प्रभाव दिखाई देगा। तो पठारी रीजन वाला क्षेत्र जो है जितना भी है वहाँ पे आपको दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे जब आएंगे तो पलामू वाला क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सूखा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ भी दिखाई देता है, लेकिन बाढ़ सीमित रीजन में, हर क्षेत्र में नहीं, यानी जिन क्षेत्रों से नदियाँ गुजरती हैं वहाँ पे आपको बाढ़ दिखाई देगा। ये जो पूरा रीजन है ये आपको सूखा प्रभावित रीजन में शामिल होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये रीजन जो है ये सूखा प्रभावित रीजन है। इसके अलावा इधर आप देखेंगे जब लोहरदगा वाला रीजन में आएंगे तो यहाँ पे भी इसको भी सूखा वाला रीजन में लिया जाता है, ठीक है। ये लोहरदगा वाला रीजन जो है इसको भी सूखा में लिया जाता है। और इसके अलावा चतरा वाला रीजन को सूखा में लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो रीजन है ये भी, इसको भी सूखा में गिनती किया जाता है। इसके अलावा गढ़वा पलामू का क्षेत्र, यानी गढ़वा का भी क्षेत्र जो है ये वाला, ये सूखा वाला क्षेत्र है, ठीक है। बारिश भी यहाँ पर होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे सूखा प्रभावित क्षेत्र भी है। इसके अलावा और भी जो जहाँ जहाँ पठारी रीजन है, मेनली कुल 12 ज़िले हैं, वहाँ पे सूखा हो जाता है। सारे 12 ज़िलों को जानने की आवश्यकता नहीं है, तो सूखा में इतना ही है। अब इसी प्रकार से हम लोग आगे चलें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है भूकंप, ठीक है, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो भूकंप की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि भूकंप प्रभावित ज़िले कौन कौन से हैं, तो देखिए भूकंप के क्षेत्र में झारखंड में कुछ जोन बटे हुए हैं, ठीक है, और उन जोनों के हिसाब से ही हम लोग देखते हैं। और भूकंप में क्या है कि जैसे मान लीजिए इस तरह से अगर झारखंड का मैप ड्रॉ किया जाए, इस तरह से अगर झारखंड का मैप ड्रॉ किया जाए तो ये वाला जो रीजन है जहाँ पे साहेबगंज पड़ता है, तो ये वाला रीजन जोन 4 में आता है। पहले जोनिंग को समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये वाला रीजन आता है जोन 4 में, और यहाँ पे इस तरह से एक मिडल है, यानी ये वाला रीजन आता है जोन 3 में, ठीक है, जोन 3 में। यहाँ तक जोन 4, ये वाला रीजन जोन 3, और ये जो नीचे वाला रीजन है ये आता है जोन 2, ठीक है। और इसमें चलता कैसे है कि भूकंप में जो जोन 4 है ये सर्वाधिक प्रभावित है, ठीक है, सर्वाधिक प्रभावित वाला रीजन यहाँ पे दिखाया जाता है।
और जो नीचे जैसे जैसे आप जाते हैं वो क्या हो जाता है कि उसका प्रभाव कम होता चला जाता है। यानी जब 2 में आएंगे तो भूकंप का प्रभाव सबसे कम होगा। भूकंप का प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो इस जोन 4 में होगा। तो इसी तरह से जोनिंग किया गया, इस पूरे भारत में जोनिंग किया गया और यहाँ भी झारखंड में भी उसी क्षेत्र को यहाँ पर भी दिखाया गया है। अब देखिए सवाल ये है कि आखिर जोन 4 में इतना ज़्यादा भूकंप आता क्यों है। तो जब जोन 4 को आप ध्यान से देखेंगे, जब आप मैप में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हिमालय से नज़दीकी जो है इस क्षेत्र की काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और हिमालय क्षेत्र से नज़दीकी इसका काफ़ी ज़्यादा है। और चूँकि आप जानते हैं कि हिमालयी क्षेत्र में भूकंप जो है वो भारत में सर्वाधिक आता है, ठीक है। सर्वाधिक भूकंप हिमालयी क्षेत्र में ही आता है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको झारखंड का जो ऊपर वाला इलाका है, नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, यहाँ पे आपको भूकंप की मात्रा ज़्यादा दिखाई देती है और कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब सवाल ये है कि जो जोन 4 है इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो इसको थोड़ा सा याद करना ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे कौन से ज़िले हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे साहिबगंज है, ठीक है। और साहिबगंज के अलावा गोड्डा ज़िला जो है वो भी इसी जोन में आ जाता है, ठीक है, गोड्डा ज़िला। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उसी प्रकार से जब हम लोग आएंगे जोन 3 की बात करें तो जोन 3 में 15 ज़िले आ जाते हैं, ठीक है। तो सारे 15 ज़िलों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे बस इतना ही याद रखना है आपको कि 15 ज़िले इस जोन 3 में आते हैं। उसी प्रकार से जब आप जाएंगे जोन 2 में तो जोन 2 में आपको 7 ज़िले दिखाई देते हैं, ठीक है। जोन 2 में 7 ज़िले आपको दिखाई देंगे। तो जोन 4 में आपको 2 ही ज़िले दिखाई देते हैं मेनली, वो है साहिबगंज और गोड्डा। और यहाँ पे 7 ज़िले जोन 2 में, और जोन 3 में 15 ज़िले दिखाई देते हैं। और उसी तरह से प्रभावित जो रीजन है, मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा संवेदनशील कौन है और सबसे कम कौन है, तो इतना ही इसमें पूछा जाता है। तो थोड़ा सा मैपिंग पर ध्यान रखिएगा, इतना से काम आपका बन जाएगा। इसके अलावा देखिए झारखंड में क्या है कि और भी कई घटनाएँ आपदा में आती हैं। जैसे यहाँ पे तड़ित आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है, नहीं जिसको बिजली गिरने की घटनाएं हम लोग कहते हैं, जिसको लाइटनिंग भी हम लोग कह देते हैं, लाइटनिंग। तो ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है, तड़ित, ठीक है। तड़ित यानी बिजली चमकना की घटना। और यहाँ पे आप जानते हैं कि जब बिजली चमकता है तो ये क्या होता है, बिजली गिरती है, हम लोग कहते हैं कि बिजली गिरा। और ये जब बिजली गिरता है तो ये काफ़ी, ये भी जान माल को नुकसान पहुँचाता है। तो झारखंड में इस आपदा से भी कई ज़िले ग्रसित हैं। और ये भी ज़िले कौन से हैं, तो ये भी ज़िले उत्तरी ज़िले ज़्यादा हैं, यानी इसमें आपको पलामू वाला रीजन जो है वो आ जाता है। इसके अलावा रांची में बिजली गिरने की घटनाएं काफ़ी होती हैं। और इसके अलावा चतरा, लातेहार, ठीक है, जो भी इधर है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। गिरिडीह, कोडरमा, गुमला, ये सब क्षेत्र जो है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। हालांकि ये सब ज़िले के नाम तो नहीं पूछे जाते, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये भी झारखंड में एक प्रमुख आपदा के रूप में शामिल है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि इस तड़ित या लाइटनिंग या बिजली गिरने की घटना को कम करने के लिए, तो एक पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि इस लाइटनिंग से यानी तड़ित से निपटने के लिए क्या हुआ है कि श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान है, ठीक है, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान। और इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है स्कीपा, ठीक है। यहीं पे जेपीएससी वगैरह का ट्रेनिंग जो है कई बार लिया जाता है। तो यहाँ पे इसके लिए व्यवस्था किया गया है, यानी लाइटनिंग से निपटने के लिए जो ट्रेनिंग वगैरह का प्रोग्राम है वो सारा यहीं पर होता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए लाइटनिंग के बाद अगला जो घटना है आपदा से संबंधित वो है खनन दुर्घटना। आप जानते हैं खनन आपदा, ये भी झारखंड में काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे झारखंड में आप जानते हैं कि 40% खनिजों का भंडार आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इतना का भंडारण है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे आप धनबाद के क्षेत्र में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कोयला का यहाँ से उत्पादन होता है, ठीक है, कोयला यहाँ से निकाला जाता है। तो कई बार इन जो भी खनन केंद्र हैं यहाँ पर आग लगने की घटना होती है। जैसे धनबाद में आप देखेंगे हमेशा यहाँ पे आग लगी रहती है, जो इसकी भी घटना यहाँ पर होती है। तो आग लगना हो या फिर कोई माइन है, खनन केंद्र है, वो क्या होता है कभी कभी वो धंस जाता है, वहाँ की मिट्टी धंस जाती है, तो इस तरह से कई वहाँ पे मजदूर घायल हो जाते हैं। तो ये आपदा भी कई बार आती है। तो खनन आपदा भी झारखंड में है। इसके अलावा अगला आपदा की अगर बात करें तो यहीं पर आपको जंगलों में आग की घटनाएं भी कई बार देखने को मिलती हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम आजकल आप मान सकते हैं, ठीक है। तो जंगलों में आग की घटना भारी मात्रा में देखने को मिल रही है। तो सवाल है कि जंगलों में आग जो है वो किन क्षेत्रों में लगती है, तो जिन क्षेत्रों में जंगल ज़्यादा हैं उन्हीं क्षेत्रों में लगेंगी, ठीक है, सिंपल बात है।
तो आप देखेंगे कि जैसे जो पलामू वाला क्षेत्र है, लातेहार वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपको जंगलों में आग की घटनाएं ज़्यादा मिल जाएगी। ठीक है, पलामू, लातेहार, चतरा वाला क्षेत्र, जहाँ जहाँ जंगल ज़्यादा है वहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसके अलावा आगे हम लोग अगर बात करें तो अगला है हाथियों का आक्रमण। तो ये भी एक आपदा है यहाँ पर, कि हाथियों का आक्रमण भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो हाथियों का आक्रमण भी एक झारखंड में प्रमुख आपदा है, क्योंकि झारखंड में हाथी संरक्षित रिजर्व आपको पता है कि जो बेतला वाला अभयारण्य है, ठीक है, तो यहाँ पे हाथियों के लिए रिजर्व बनाया गया है। तो कई बार, सॉरी बेतला नहीं, सॉरी यहाँ पे दलमा हो जाएगा, दलमा वाला हाथी जो रिजर्व है, तो यहाँ पे कई बार ज़्यादा घटनाएं आपको हाथियों से को देखने को मिलती है, क्योंकि इस क्षेत्र में कई बस्तियाँ हैं जहाँ पे लोग रहते हैं और हाथी कई बार भटक के उन बस्तियों में चले जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी नुकसान कई बार देखने को मिलता है। तो इस तरह से हाथियों का भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर आपदा के प्रबंधन को लेकर। ठीक है, तो हमने आपदाओं को अभी समझ लिया है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से अब आपदा प्रबंधन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अब सवाल है कि ये जो आपदा हुआ, इतना सारा जो आपदाएं हमने पढ़ा, तो इनको रोकने के लिए, इनके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, आपदा प्रबंधन की व्यवस्था करते हैं। और आपदा प्रबंधन का जो व्यवस्था है वो 3 तरह से आप कर सकते हैं। एक तो आप आपदा से पहले कर सकते हैं, ठीक है, आपदा से पूर्व। एक कर सकते हैं आप आपदा के दौरान, यानी जब आपदा आई हो तब आप कर सकते हैं, और एक कर सकते हैं आपदा के बाद। तो इस तरह से ये 3 तरह से आप आपदाओं को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि आपदा से पहले आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आपदा से पहले आप क्या कर सकते हैं कि पहले की तैयारी में जैसे बचाव और राहत का चीज़ें जो है, जैसे मान लीजिए कि पूर्वानुमान की बात करें कि जैसे बाढ़ आने वाला है, अब आपने क्या किया, पहले ही मौसम पूर्वानुमान कर लिया। तो जब आप मौसम पूर्वानुमान कर लेते हैं तो वहाँ से आपको अंदाज़ा लग गया कि इन क्षेत्रों में भारी बारिश होने वाली है, तो वहाँ पे क्या किया कि आपने पहले ही लोगों को प्रवास करा दिया, यानी वहाँ से लोगों को निकाल दिया और निकाल कर कहीं और इनको बसा दिया। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे जो भी संपत्ति आपको लग रही है कि उस बाढ़ से नुकसान होगा, तो उसको आपने क्या किया कि वहाँ से उस संपत्ति को हटा दिया, दूसरे जगह पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, या लोगों को चेतावनी दे दी, लोग जो है सतर्क हो गए। ठीक है, और पहले ही अलर्ट हो गए, तो अगर पहले लोग अलर्ट हैं तो जान माल की नुकसान कम होगी, सिंपल बात है। उसी तरह से अगर हम लोग आपदा के दौरान की बात करें, तो आपदा आ चुका है, तो मान लीजिए बाढ़ का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो जब आपदा आ चुका है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो वहाँ पर राहत सामग्री आपको पहुँचानी होगी। ठीक है, तो ये आपदा के दौरान किया जाता है कि राहत सामग्री को पहुँचाया जाता है लोगों तक। इसके अलावा लोगों का बचाव किया जाता है, यानी उस क्षेत्रों से निकाला जाता है उनको। ठीक है, और उनको पुनर्वास किया जाता है, यानी कहीं पे उनको दोबारा बसाया जाता है, बसाने का प्रयास किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं द्वितीय चरण में, या जो भी उनको आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए खाना पानी, तो ये सारा इसी दौरान आप मुहैया कराते हैं, खाना पानी वगैरह का। उसके बाद आपदा के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो आपदा के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक पुनर्वास आता है कि जैसे मान लीजिए जो क्षेत्र आपदा के बाद भी मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया, वहाँ पे कई लोगों का घर टूट गया, तो उन सारे घरों को वहाँ पे आप नहीं बना सकते दोबारा, क्योंकि वो क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हो गया। तो वहाँ से जो भी लोग प्रभावित हैं उनको कहीं और जगह पे ले जाके आप उसको वास कराते हैं, उनका घर बनवाते हैं, मतलब सरकार ये सारा कार्य करती है। इसके अलावा जो क्षतिग्रस्त एरिया है उसका पुनर्निर्माण भी करते हैं, यानी वहाँ पे जो भी मान लीजिए कि कुछ ऐतिहासिक संरचनाएं हैं या कुछ घर अभी भी मान लीजिए दोबारा ठीक हो सकते हैं। जैसे बाढ़ का अगर मान लें, तो बाढ़ वाले क्षेत्रों में जनरली जब बाढ़ समाप्त हो जाता है तो बाद में फिर पुनर्निर्माण उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपदा के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए, इन आपदा प्रबंधन को करने का काम करेगा कौन, तो इसके लिए बनाया जाता है एक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो उसी की हम लोग बात करेंगे। तो उसी तरह से देखिए, ये सेंट्रल लेवल पर भी होता है, ठीक है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और ये स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर भी होता है। तो यहाँ पर दोनों को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, इससे आपको चीज़ें आसानी से याद रहेगी। अब देखिए, एक होता है केंद्रीय स्तर पर, सेंट्रल लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल पर या केंद्रीय स्तर पर जो आपदा प्रबंधन है, इसका जो हेड होता है, कौन होता है, इसका अध्यक्ष से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका अध्यक्ष जो होता है वो होता है पीएम। ठीक है, पीएम होता है इसका। उसी प्रकार से जब आप राज्यों के बारे में देखेंगे तो राज्य में इसका हेड कौन होगा, तो राज्य में इसका हेड होगा सीएम। ठीक है, राज्य में सीएम। उसी प्रकार से जब आप जिलों में आ जाएंगे तो जिलों में कौन होगा, तो जिलों में हो जाएगा डीएम, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होगा। जैसे झारखंड में आप देखेंगे तो डीसी कहा जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डीसी हो जाएगा वो आपका जिलों में आपदा प्रबंधन का हेड होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी को लेकर।
तो देखिए यहाँ पे हम लोग केंद्र वाले में आपको बस ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यहाँ पर बनाया गया है। और जो भारत में अभी आपदा प्रबंधन अधिनियम है, एक एक्ट की बात कर लें हम लोग, तो ये एक्ट 2005 में आया है। इसी के अकॉर्डिंग अभी आपदा का प्रबंधन किया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए अगर राज्य में बात करें तो यहाँ पे जो राज्य वाला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसके आगे लगा हुआ है झारखंड। ठीक है, झारखंड आपदा या झारखंड राज्य आप कह सकते हैं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अब इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, तो इसको शॉर्ट में कह देते हैं JSDMA। ठीक है, प्राधिकरण। तो इसको शॉर्ट में हमने क्या कह दिया, JSDMA। इस चीज़ को याद रखिएगा, यानी झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्राधिकरण का हो जाता है। इसका क्या बोलते हैं उसको, भूल रहे, थोड़ा वो वर्ड माइंड में नहीं आ रहा, तो चलिए समझ जाइएगा, JSDMA इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा गठन की बात कर लेते हैं। तो ये JSDMA जो है इसका गठन होता है 28 मई 2010। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो 28 मई 2010 को इसका गठन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये होता है वही एक्ट जो मैंने आपको बताया कि एक्ट जो 2005 में बना था नेशनल लेवल पे, उसी में एक धारा है 14(1). ठीक है, तो हो सकता है धारा भी पूछ दिया जाए, तो इस धारा को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। तो उसी में धारा जो है 14(1) इसी के जरिए इसका किया गया था। और जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि केंद्र में अध्यक्ष PM है, लेकिन यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो आपदा प्राधिकरण बनता है, ये बनाने का काम कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति। ठीक है, यानी राष्ट्रपति इसका गठन करता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता PM करता है। उसी प्रकार से जब राज्यों के संदर्भ में देखें तो अध्यक्षता तो CM करता है, लेकिन यहाँ पे गठन कौन करेगा, तो यहाँ पे राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो राज्यपाल द्वारा गठन किया जाता है। तो यहाँ पे मैं अगर आपसे कहूँ कि 2010 में जो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ, तो ये किसने किया होगा, तो ये राज्यपाल ने किया होगा। ठीक है, तो राज्यपाल द्वारा यहाँ पे गठन हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगर आगे चलें तो यहाँ पे एक अध्यक्ष तो हमने देख ही लिया है कि यहाँ पे अध्यक्ष कौन होगा इसका, तो अध्यक्ष होगा CM। ठीक है, यानी अभी जो आपके प्रेजेंट में CM है वो इसके अध्यक्ष होंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ मेंबर होते हैं, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे मैक्सिमम 9 सदस्य होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष प्लस मैक्सिमम 9 सदस्य, ये मैक्सिमम है, अधिकतम। ठीक है, तो इतने लोग यहाँ पर होते हैं। अब इनका उद्देश्य क्या है उसके बारे में हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि आपदा प्रबंधन का काम ये लोग करेंगे। तो उसी 3 स्तर पर जो हमने पीछे देखा वो सारे काम ये लोग करते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पे ये रखना है कि झारखंड राज्य में जो भी ये राज्य आपदा प्राधिकरण है, इसकी सहायता के लिए एक समिति बनाई जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इसकी सहायता के लिए क्या होता है कि एक समिति बनाई जाती है, और उस समिति को क्या कह देते हैं, तो उस समिति को कहते हैं राज्य कार्यकारी समिति। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राज्य कार्यकारी समिति एक बना दी जाती है। क्यों बनाई जाती है, तो वो इसकी सहायता के लिए बनाई जाती है, समिति। तो ये जो राज्य कार्यकारी समिति है, अब सवाल है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, यही आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है जो भी राज्य का मुख्य सचिव होगा वही होगा। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो राज्य का मुख्य सचिव। तो अभी आप चाहें तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि अभी प्रेजेंट में राज्य का मुख्य सचिव कौन है, और जो आपके राज्य का मुख्य सचिव है वही क्या है, इस राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और ये समिति क्या करेगी, तो ये समिति आपदा के संबंध में जो भी राष्ट्रीय नीति हैं या राष्ट्रीय योजनाएं हैं, जो भी राज्य योजनाएं हैं, उनका जो समन्वय करने का काम करती है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, तो अलग अलग जो नीतियाँ बनी हुई हैं, जैसे राज्य लेवल पे अलग है, केंद्र लेवल पे अलग है, तो उन नीतियों में ये समन्वय बिठाने का प्रयास करेंगे। इसी वजह से ये समितियाँ बनती हैं। ठीक है, और बाकी योजना वगैरह बनाती हैं, और इस तरह से काम चलता है। अब सवाल है कि इनका काम क्या है, तो काम पे हम लोग नहीं जाएंगे, काम आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट और बात कर लें, उसके बाद ये वीडियो जो है समाप्त हो जाएगा। एक फैक्ट ये है कि झारखंड आपदा प्रबंधन एक योजना लाया गया है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, झारखंड में आपदा प्रबंधन के लिए एक योजना लाया गया है, और ये आपदा प्रबंधन योजना कब लाया गया है, इस पर हम लोग अगर बात कर लें तो ये लाया गया है 2004 में। ठीक है, 2004 में ये आपदा प्रबंधन योजना लाया गया है। अब सवाल है कि इस योजना में क्या है, तो इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया था, तो झारखंड राज्य में एक आपदा विभाग अलग से बनाया गया था। ठीक है, अभी ये गृह कारा विभाग के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो एक आपदा विभाग का यहाँ पर गठन किया गया था।
और इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो वही है कि ये राहत कार्य करती है आपदा वाले क्षेत्रों में, ठीक है, राहत कार्य पहुंचाती है। तो एक आपदा विभाग का गठन करने की बात इसी योजना के तहत हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर एक कोष गठित करने की भी बात हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक कोष गठित किया जाएगा, ठीक है, और इसी कोष से पैसे खर्च होंगे उन क्षेत्रों में जहाँ पे आपदा आई है, ठीक है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, तो राज्य आपदा कार्रवाई कोष भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब इस कोष में आपको बस ये ध्यान रखना है कि 75% जो पैसा है वो कहाँ से आता है, वो केंद्र देती है, और जो बाकी 25% पैसा बचा वो कहाँ से आता है, तो वो राज्य देती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कोष में जो पैसे आएंगे वो 75% केंद्र देगी, 25% राज्य देगा, ठीक है। इसके अलावा जो 2009 है वहाँ पे आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना को तैयार किया गया था। यानी जो अभी हमने ये योजना पढ़ा, ये कब तैयार हुआ है, तो याद रखिएगा कि 2009 में आपदा प्रबंधन जो विभाग है ये क्या करेगा, राज्य आपदा एक प्रबंधन योजना अलग से तैयार करेगा। यानी जो विभाग है ये भी एक 2009 में एक नया योजना लेकर आएगा, ठीक है, नया योजना, क्योंकि जानते हैं कि ज़रूरत के हिसाब से योजनाएं जो हैं वो चेंज होते रहती है, तो यहाँ पे भी बनेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको और ध्यान रखना है कि जैसे आपदा प्रबंधन त्वरित करने के लिए क्या किया जा रहा है, तो कई सैटेलाइट्स का यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो सैटेलाइट्स का यूज किया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम हमने देखा कि एक्ट 2005 अभी काम कर रहा है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय स्तर पर है, तो एक्ट 2005 अभी काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा और क्या किया जा रहा है, तो 2006 में एक NDRF बल जो है ये गठित हुआ था, ठीक है, NDRF, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो 2006 में क्या हुआ, NDRF का गठन हुआ। ये NDRF क्या है, तो इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो हो जाएगा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है, NDRF। और उसी प्रकार से SDRF का हर राज्य में गठन हुआ, ये स्टेट वाला है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है। इसको हम लोग कह देते हैं राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल, ठीक है, आपदा कार्यवाही बल, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, कार्यवाही बल। 2006 में इसका गठन हुआ है। इसके अलावा 2005 से क्या हुआ है कि 2005 से जो स्कीपा है, जो हमने बात किया, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, तो इस स्कीपा में भी लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है, इसको लेकर। इसके अलावा 2015 में क्या हुआ है, 2015 में ये कुछ डेट्स हैं, इसको याद रख लीजिएगा। 2015 में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है, विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, यानी इसके ज़रिए क्या किया जाएगा, तो विद्यालयों में लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, वहाँ पर भी जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसी प्रकार से एक आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र की भी शुरुआत की गई। आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, ठीक है, तो इसकी भी यहाँ पर शुरुआत की गई है ताकि लोगों को और ज़्यादा जागरूक किया जा सके और ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जा सके। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखिएगा कि ये जो ज्ञान सह केंद्र है ये कहाँ कहाँ पर है, तो इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, तो यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे सूखा, ठीक है, सूखा यहाँ पे नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया, सूखा के लिए यहाँ पर बनाया गया। उसी प्रकार से जो धनबाद में माइन वाला है, ठीक है, माइन खनन वाला, आप जानते हैं धनबाद, तो यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे खनन आपदा के लिए बनाया गया, ठीक है, खनन आपदा, क्योंकि धनबाद में ही सबसे ज़्यादा खनन वाला कार्य होता है, तो यहाँ पे खनन आपदा के लिए बनाया गया। उसी प्रकार से BIT मेसरा जो है, ठीक है, BIT मेसरा, तो BIT मेसरा जो है यहाँ पे क्या किया गया, तो यहाँ पे भूकंप के लिए बनाया गया, ठीक है, भूकंप के लिए, तो इसको याद रखिएगा। उसी प्रकार से JSAC है एक, ठीक है, JSAC, और JSAC में यहाँ पे बाकी जो बचा उनके लिए किया गया है, यानी बाढ़ सूखा जो भी है उसके लिए यहाँ पर JSAC में किया गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हमने यहाँ पर देख ली। इसके अलावा एक मेकॉन रांची है, यहाँ पर भी औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन, यानी उद्योगों से जो आपदा होती है उद्योगों में, तो उसके लिए मेकॉन में लाया गया, ठीक है, मेकॉन। ये मेकॉन कहाँ पर है, ये रांची में, तो यहाँ पे औद्योगिक आपदा के लिए बनाया गया, औद्योगिक आपदा, तो इसको ध्यान रखिएगा।
इतनी सारी चीज़ हमने यहाँ पर देखा। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर ले हम, तो हमने देखा यहाँ पे कि एक तो पहले राज्य स्तर पे हो गया चीज़ें, और राज्य स्तर पे देखा हमने कि सीएम जो है यहाँ पे हेड है, ठीक है। इसके हेड कौन थे, तो हेड इसके सीएम थे, और प्लस यहाँ पर 9 मेंबर और थे, मैक्सिमम 9 मेंबर हो सकते थे। अब उसी प्रकार से अब राज्यों के नीचे चलते हैं तो जिला आता है। अब जिला पे जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे किसका गठन होगा, तो यहाँ पे होता है DDMA, यानी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। तो इसका हेड हमने क्या देखा कि इसका हेड होता है DM या फिर DC। ये हमने देखा कि DM या DC इसका हेड होता है। इसके अलावा इसमें जो सदस्य हैं वो कौन होंगे, तो याद रखिएगा कि वहाँ का जो भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी है वो इसका सदस्य होगा, ठीक है। तो वहाँ का मुख्य चिकित्सा CMO कह सकते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है वहाँ का इसका सदस्य होता है अन्य में। इसके अलावा वहाँ जो जल एवं सिंचाई विभाग का जो इंजीनियर होता है वो होता है, ठीक है। तो जल विभाग का आप कह सकते हैं इंजीनियर जो है वो इसका मेंबर होता है, क्योंकि बाढ़ वाला जो चीज़ें हैं वो यही देखता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे पशु चिकित्सा पदाधिकारी जो होता है, ठीक है, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, पशु चिकित्सा ऑफिसर, ये भी यहाँ पर देखता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा कौन देखता है यहाँ पर, तो इसके अलावा जो भी NGO जो उस क्षेत्र के हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। जो भी NGO हैं वहाँ के वो भी इसमें शामिल होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। उसी प्रकार से जब हमने यहाँ पर जिला देखा, तो अब जिला से थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो जिला से नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पे ब्लॉक आएगा, ठीक है। ब्लॉक बोले तो प्रखंड, ठीक है। अब ब्लॉक यानी प्रखंड में जब हम लोग चलेंगे तो प्रखंड का जो हेड होता है यहाँ पे आप जानते हैं कि BDO होता है। तो यहाँ पे हेड कौन होगा, BDO होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कौन होता है, तो जो भी समाज कल्याण पदाधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, उस क्षेत्र में जो भी पानी वानी का मैनेजमेंट करता है वो सारा होता है। फायर वाला वो भी हो जाता है, और जो भी NGOs हैं यानी जो ऊपर में थे वो सारे इधर आ जाते हैं। इस लेवल के जो भी होंगे अधिकारी वो सारा इसके सदस्य होंगे। उसी प्रकार से इसके नीचे जब जाएंगे तो सबसे लोअर लेवल पे कौन है, तो सबसे लोअर लेवल पे आता है ग्राम स्तर, ठीक है। तो ग्राम स्तर पर जो होता है, तो ग्राम स्तर पर जो लेवल है यहाँ पर जब हम लोग जाते हैं तो इसका हेड कौन हो जाता है, तो यहाँ पे मुखिया हो जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे हेड कौन है, वहाँ का मुखिया है ग्राम स्तर पर। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं, और जो भी वहाँ पे ग्राम रक्षा दल इसमें बनता है वो सारे युवा इस क्षेत्र में मदद करते हैं। तो यही है पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट। आप समझ गए होंगे कि राज्य स्तर पर CM है, ऊपर में हमने PM देखा था, इसके ऊपर जब जाएंगे तो PM हो जाएगा। यहाँ पे CM प्लस 9 मैक्सिमम मेंबर होंगे। जिला में DDMA DM या फिर DC इसका हेड होता है, और CMO यहाँ पे जल विभाग का इंजीनियर, पशु चिकित्सा जो अधिकारी है वो, और NGO इसके सदस्यों में आते हैं। उसी तरह से यहाँ भी जाएंगे तो BDO इसका अध्यक्ष होगा, हेड होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा हेड है BDO। और इसके अलावा जो भी यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी हैं, जो भी जल इंजीनियर हैं, वो सारे ब्लॉक लेवल के वो सारे इसमें आ जाएंगे, प्रखंड लेवल के। और ग्राम स्तर पे जो हेड होता है वो कौन होता है, तो मुखिया होता है। इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमने इस डिजास्टर मैनेजमेंट को आराम से समझ लिया है। सारे फैक्ट को भी हमने देखा है, और जो भी थियोरेटिकल जो चीज़ें हैं, थ्योरी जो चीज़ें हैं वो भी हमने देख लिया है, थ्योरी वाला। तो इस तरह से ये कंप्लीट वीडियो है। इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। और ये जो टॉपिक है वो JPSC और JSSC दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक के लिए नहीं है। लेकिन चूंकि JPSC में जो सिलेबस है वहाँ पर डायरेक्टली मेंशन है, इसलिए उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।